नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की खबर से, जो 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज वो सिलीगुड़ी पहुंचे और जहां पर उन्होंने विजय संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित किया और ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार यहां पर हिंसा फैला रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस सीए के बारे में अफवाह फैला रही है कि सीए को जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को जमीन पर उतारा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल में जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता भी मिले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। तो आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद पश्चिम बंगाल से अत्याचार, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट मनी और कट मनी खत्म नहीं हुआ है। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले दिल्ली की चिंता करें। बंगाल के अंदर अत्याचार कम हुआ है क्या? जोर से बोले, हुआ है क्या? कट मनी बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार बंद हुआ है क्या? सिंडिकेट का राज बंद हुआ है क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या बंद हुई है क्या? ममता दीदी, 3 बार आपको चुनाने के बाद भी आप नहीं सुधर रही है। आप ये मत सोचना कि भाजपा वाले लड़ेंगे नहीं। तृणमूल कांग्रेस को बारे में उनको सोचने का जरूरत नहीं है। उनको दिल्ली देखना चाहिए, इज अ होम मिनिस्टर। उनको उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट के साथ क्या हुआ है और उनको देखना चाहिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ है उनको देखना चाहिए। बंगाल उनको पास नहीं है, इसलिए बंगाल का बारे में इतना गंदा बात करने का कोई शोभा नहीं देता। उन्होंने क्या चाहते हैं, क्या किया है, उन्होंने क्या किया है देश में? होम मिनिस्टर का नाते सीबीआई ईडी छोड़ के और कोई काम उन्होंने किया है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं? दिल्ली से दंगा लेकर इनका दिन भी नहीं छोड़ा, वो दिन भी दंगा किया है। अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी सूत्र नेतृत्व परिवर्तन से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी हलकों में चर्चा इस बात को लेकर लगातार लगाई जा रही है। इसके पीछे पर्यवेक्षक कई कारण गिनाते हैं। वो कहते हैं कि बसवराज बोम्मई सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तबादला उद्योग में भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि बसवराज बोम्मई से लिंगायत समाज का विश्वास उठ रहा है। एक बात उनके खिलाफ ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से लगातार कर्नाटक में सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, इससे भी कर्नाटक की छवि और भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर चुकी है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन इस बात के संकेत जरूर हैं कि आने वाले दिनों में उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। बसवराज बोम्मई की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवाल उनके ही लिंगायत समाज के विधायकों की वजह से उठ रहा है। कर्नाटक की 224 सीटों में से करीब 140 सीटों पर लिंगायतों का दबदबा है, जिनमें से 90 पर उनका बोलबाला। 90 के दशक में लिंगायत बीजेपी से जुड़े पार्टी सत्ता में आई और तब से अब तक बीजेपी ने कर्नाटक में 7 बार सरकार बनाई। इनमें से 6 बार लिंगायत मुख्यमंत्री रहे। येडियुरप्पा के कहने पर बसवराज बोम्मई को पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वो संघ से जुड़े नहीं थे,
लिहाजा संघ नाराज रहा और बीजेपी के वरिष्ठ लिंगायत नेताओं को भी वो एक आंख नहीं भाते, क्योंकि 2008 से पहले वो जनता परिवार में थे। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कई सत्ता के केंद्र हो गए हैं, यानी बसवराज बोम्मई के असर पर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी आलाकमान विरोध को दबाने में लगा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व पर हमें कोई संदेह नहीं है, चाहे पार्टी हो या सरकार। अगर किसी को संदेह है तो बेहतर है कि वो इस संदेह को दूर कर दे। अगला चुनाव हम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। बसवराज कैबिनेट में 5 सीटें लंबे अरसे से खाली हैं। चुनावी साल में पार्टी जोखिम उठाना नहीं चाहती, क्योंकि कैबिनेट विस्तार में हटाए जाने वाले या शामिल न किए जाने वाले विधायकों ने अगर बगावत की तो बीजेपी सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल और अरविंद बेल्लार जैसे लिंगायत नेता मौके की तलाश में हैं। जर्मनी से प्रधानमंत्री के देश वापस आने पर फैसला होगा कि कर्नाटका के बारे में क्या किया जाना है। उन्होंने सभी रिपोर्ट मांग ली है। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को 1 साल से भी कम का समय बचा है। ईश्वरप्पा और येडियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता शायद इस बार चुनावी मैदान में न हो। अनंत कुमार की कमी बीजेपी को खल रही है। पार्टी के अंदर जारी संघर्ष बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी आलाकमान को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की, जो अभी तक लोगों को चुनाव लड़वाते थे। क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या अपना राजनीतिक दल बनाएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर आज पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो बिहार में 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये 4 महीने तक चलेगी। इस दौरान वो हज़ारों लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर सबकी राय रही तो इसके बाद ही अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलने के लिए नई राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत अगर है, ऐसा लोग कहते हैं, तब इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने जोर देकर कहा कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं और ये काम कोई बाहर का आदमी नहीं करेगा, बिहार के लोग ही बिहार को बदलेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव के राज पर सवाल खड़ा किया और कहा कि 3 दशकों से इन्हीं दोनों ने बिहार पर शासन किया, लेकिन इनके 30 वर्षों के शासनकाल में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसका राजनीतिक नक्शा आखिरकार तय हो गया है। इस बारे में बनाए गए परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 90 विधानसभा सीटें और 5 स्थायी सीटों को नोटिफाई किया गया है। इसके साथ ही अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता भी साफ हो गया है। परिसीमन आयोग की नई रिपोर्ट में जम्मू को 6 नई सीटें मिली हैं। कश्मीर को केवल 1 और विधानसभा सीट देने का प्रस्ताव है। जम्मू के नए सियासी गणित में सिर्फ 10 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। फिलहाल 13 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं। कश्मीर में पंडितों के बाहुल्य वाली इकलौती सीट को दूसरी सीट से जोड़ दिया गया है। बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए परिसीमन है, ऐसा कश्मीर के राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं। परिसीमन आयोग की आखिरी रिपोर्ट और मसौदा रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं है। विपक्ष को परिसीमन में दिख रही हैं कई तरह की खामियां और क्षेत्रीय दलों ने इस परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया, उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है।
कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। हॉट टॉपिक में फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद बताएंगे मिडिल क्लास पर बढ़ा कर्ज का बोझ। रिजर्व बैंक ने कल रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन सब महंगे हो जाएंगे। हालांकि एक पक्ष ये भी है कि बैंकों में जो आपका फिक्स डिपॉजिट है उस पर भी ब्याज दर में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। नोएडा में रहने वाली ज्योति जायसवाल सुबह अखबार पढ़ने के बाद से ही बेहद निराश हैं। लगभग सभी अखबारों में पहले पन्ने पर खबर है, आम आदमी पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। ऋचा जायसवाल के पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। ये घर लोन पर है, गाड़ी लोन पर है और कोरोना के बाद से वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। जब ये रेट बढ़ेगा तो उसके बाद से पेट्रोल भी महंगा होगा, सुई से लेकर धागे तक, मतलब हर एक चीज़, सब्जी, तेल, हमारे राशन के हर चीज़ के जो है दाम बढ़ जाएंगे। और दाम बढ़ने की वजह से जो है अभी जो जिस कंडीशन में है कि हम तो जो है रोड पे आने के कंडीशन पे आ गए हैं। मतलब रोड पे पहुंच करके कटोरा मतलब क्या बोलूं कि कटोरा भी लेकर के भीख मांगना जो है हमारे बस में नहीं है। कोरोना काल में जिनकी नौकरी गई, कारोबार ठप हुआ, उनके ऊपर ब्याज दरों में बढ़ोतरी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। मैं बिजनेस करता हूँ, पिछले 3 साल से बिजनेस पूरी तरीके से ठप चल रहा है। लॉकडाउन का प्रभाव आपके ऊपर बिजनेस में पड़ा है आपके? बिल्कुल पड़ा है सर। घर लोन पे है आपका? घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है। और आमदनी उतने हिसाब से आमदनी उस हिसाब से नहीं हो रही है। बच्चों की फीस भी बढ़ी होगी और दूसरे खर्चे? जी हाँ, सारे ही खर्चे, जब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सारी ही चीजें बढ़ रही हैं, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। कोरोना में हम लोग किश्त भी नहीं दे पाए थे तो वो भी अमाउंट इसमें जुड़ चुका है। अच्छा, कोरोना में किश्त नहीं दे पाए थे, काम नहीं चल रहा था इसीलिए। तो अब वो भी किश्त ऐड हो गई तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया? इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ चुका है हम लोगों का। एक्चुअली जब भी कुछ परेशानी होती तो मिडिल क्लास लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए तो राशन वगैरह भी फ्री हो जाता है, जो हाई क्लास है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और मिडिल लोगों को लगता है कि अब हमारी तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। आपको बताते हैं कि रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने के बाद कैसे आपका बैंक लोन महंगा हो जाएगा। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंक ग्राहकों के लोन पर ब्याज दर बढ़ा देते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है जिसकी अवधि 20 वर्ष है और मौजूदा ब्याज दर 6.8% है। इसकी मौजूदा मासिक किश्त 22,900 रुपए है। अब ब्याज दर 7.2% हो जाएगा तो नई मासिक किश्त होगी 23,620 रुपए, यानी प्रति माह किश्त में 720 रुपए बढ़ोतरी हो जाएगी। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई ने एक कदम लिया है, क्योंकि अगर देश में महंगाई बढ़ती है, देश में इन जनरल महंगाई बढ़ती है तो उसको भी रोकना जरूरी है। और महंगाई दर देश में वैश्विक स्तर पर भी बहुत आगे जा रही है, तो उसको रोकने के लिए आरबीआई ने कदम लिया है। और हो सकता है कि आगे चल के और भी रेपो रेट बढ़े या सीआरआर को बढ़ाया जाए। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के पहले ही मकान के लिए लोन देने वाले एचडीएफसी समेत कई बैंक ब्याज दरों में इजाफा कर चुके हैं। मिडिल क्लास देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और सोचिए वो जैसे कि मैम ने बोला वो टूट रही है। ट्रैफिक में भी फंसता है, महंगा पेट्रोल डीजल भी भराता है, इनकम टैक्स भी वक्त पर देता है, हाउस टैक्स भी वक्त पर देता है, बिजली का बिल भी वक्त पर देता है। और सोचिए कि अब ये ईएमआई जो जिसकी वजह से वो घर पे रहता है, गाड़ी में चलता है, अब उसकी भी ज़्यादा पैसे वो चुकाने पड़ेंगे। तो वाकई में मिडिल क्लास से बात करिए तो वो असहाय है, क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ना राशन मुफ्त मिलता है और ना किसी बड़ी सरकारी स्कीम का कोई लाभ। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।